नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं, भारत के विशाल और विविध परिदृश्य को समझने के लिए। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस रोमांचक यात्रा में उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसी देश को उपमहाद्वीप क्या बनाता है? हमारा पूरा डिस्कशन, पता है, इसी एक सवाल के चारों ओर घूमेगा। और इसका जवाब वो छिपा है भारत की उस अविश्वसनीय भौगोलिक विविधता में, जिसे हम एक एक करके जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बड़े पर्सपेक्टिव से, बिग पिक्चर से। दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ है और कितना बड़ा है, बस इसी से इसकी विशालता का अंदाजा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये जो नंबर्स है ना, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स नहीं है। ये असल में भारत की विशालता को डिफाइन करते हैं। और एक और मजेदार बात देखिए, कर्क रेखा जो है वो देश के ठीक बीच से गुजरती है। मतलब इसने देश को लगभग 2 बराबर क्लाइमेट जोन्स में बांट दिया है। ऊपर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल और नीचे का ट्रॉपिकल। सोचिए, बस इस एक लाइन से यहाँ की फसलें, लोगों का रहन सहन और मौसम का पूरा मिजाज तय हो जाता है। 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा, 7,516.6 किलोमीटर। यह है भारत की जबरदस्त लंबी कोस्टलाइन, यानी तटरेखा। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक बाउंड्री नहीं है, यह व्यापार और सुरक्षा के लिए एक दरवाजा है। ये मौसम को कंट्रोल करती है और हाँ, लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी है। ठीक है, तो अब चलते हैं भारत के उत्तरी ताज की तरफ, यानी कि विशाल हिमालय की ओर। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। देखिए, हिमालय कोई एक सिंगल पहाड़ नहीं है। ये असल में 4 पैरेलल लेयर्स, मतलब 4 समानांतर परतों का एक पूरा सिस्टम है। हम समझो उत्तर की बर्फीली, एकदम बंजर ऊंचाइयों से अपना सफर शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे दक्षिण की हरी भरी शिवालिक की पहाड़ियों तक आ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हर परत की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग पहचान है। और एक बात, ये पहाड़ सिर्फ ऊंचे नहीं हैं, ये तो अरबों लोगों के लिए क्लाइमेट को डिजाइन करते हैं। सच में, ये एक दीवार की तरह खड़े होकर सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकते हैं, और जो मॉनसून की हवाएं हैं ना, उन्हें भी रोककर भारत में ही बारिश करने पर मजबूर कर देते हैं। कितना बड़ा इंपैक्ट है, सोचिए। तो चलिए अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं। और जैसे ही हम नीचे आते हैं, हम पहुंच जाते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा फर्टाइल और सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक में। यह है भारत का अन्न भंडार, जहां करोड़ों लोगों का पेट पलता है। ये मैदान बने कैसे? असल में हिमालय से जो नदियां निकलती हैं ना, उन्होंने ही जमीन की ये 4 अलग अलग परतें बनाई हैं। भाबर के मोटे मोटे पत्थरों से लेकर तराई के दलदली इलाके तक, फिर बांगर की पुरानी मिट्टी, और आखिर में खादर की वो सोना उगलने वाली नई मिट्टी। हर एक लेयर की अपनी खासियत है। तो यहां पर ना उत्तरी मैदानों की 2 मेन मिट्टियों का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक है खादर, जिसे हर साल बाढ़ से नए न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्व मिलते रहते हैं, तो ये खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरी तरफ है बांगर, जो थोड़ा ऊंचाई पर है और उतना ज्यादा उपजाऊ नहीं होता। चलिए अब अपना रुख करते हैं दक्षिण की ओर, भारत के प्राचीन, एकदम स्थिर दिल की तरफ। ये जगह है पेनिनसुलर प्लाटो। ये ना उन युवा और हमेशा बदलते रहने वाले हिमालय से एकदम उल्टा है। ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे शांत लैंडमास में से एक है। जरा अरावली की प्राचीनता को महसूस कीजिए। हिमालय की वो नुकीली, एकदम जवान चोटियों के मुकाबले ये पहाड़ वक्त के साथ घिस घिस कर गोल हो गए हैं, और यही इनकी उम्र और इनकी सहनशीलता का सबसे बड़ा सबूत है। ये सच में भारत के इतिहास के मूक गवाह हैं। अब इस पठार के दोनों किनारों पर जैसे 2 गार्ड खड़े हों, वैसे ही 2 महान पर्वतमालाएं हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट एक सीधी, मजबूत दीवार की तरह है, जिसे पार करना मुश्किल है। वहीं ईस्टर्न घाट को, उसे तो ताकतवर नदियों ने समंदर तक अपना रास्ता बनाने के लिए जगह जगह से काट दिया है, इसीलिए वो टूटा फूटा और डिसकंटिन्यूअस है। तो ये रही पेनिनसुलर प्लेटो की अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटियों की एक क्विक लिस्ट। और जैसा कि देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट की अनामुड़ी शान से सबसे ऊपर है। ठीक है, तो अब बारी है इस उपमहाद्वीप की लाइफलाइंस, इसकी धमनियों को समझने की। मतलब यहाँ की विशाल नदी प्रणालियां और उन्हें चलाने वाला वो शक्तिशाली क्लाइमेट इंजन। मोटे तौर पर देखें तो भारत की नदियां 2 तरह की हैं।
एक वो जो हिमालय से निकलती हैं, ग्लेशियरों से पानी मिलने की वजह से ये साल भर बहती हैं, हमेशा जवान और एनर्जी से भरी हुई। और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये अपने पानी के लिए मॉनसून की बारिश पर निर्भर करती हैं, इसलिए ये ज़्यादा शांत और मैच्योर होती हैं। और जरा इन नदी प्रणालियों का स्केल देखिए। गंगा की लंबाई बाकियों से कहीं कहीं ज्यादा है, और यही बात इसके कल्चरल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी दिखाती है। अब आते हैं उस एक चीज पर जो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की जिंदगी की धड़कन है, उसकी लय तय करती है। जी हाँ, मॉनसून। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक त्योहार है, और इस पूरे इलाके का इकोनॉमिक और कल्चरल इंजन भी। तो सवाल ये है कि मॉनसून आता कैसे है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है ITCZ। अब ये थोड़ा टेक्निकल नाम है, लेकिन इसे मौसम का ट्रिगर समझ सकते हैं। होता क्या है कि गर्मियों में जब भारत की जमीन खूब तपती है तो वहां एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, एक तरह का वैक्यूम। अब इस खाली जगह को भरने के लिए हिंद महासागर से नमी से लदी हवाएं तेजी से दौड़ पड़ती हैं और बस मॉनसून आ जाता है। तो अब तक हमने क्या देखा? ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर तक फैले मैदान, सदियों पुराने पठार और ताकतवर नदियां। ये सब जब एक साथ मिलते हैं ना, तो भारत को एक ऐसी यूनिक जियोग्राफिकल पर्सनालिटी देते हैं जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। तो इस पूरे सफर की जो खास बातें हैं, जो टेकअवेज हैं, वो क्या है? पहला, भारत की जियोग्राफी में एक नॉर्थ साउथ डिवाइड है। उत्तर के जवान ऊंचे पहाड़ और दक्षिण का पुराना स्थिर पठार। दूसरा, हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक क्लाइमेटिक वॉल है जो मॉनसून सिस्टम को बनाती हैं। तीसरा, इन पहाड़ों से निकली नदियां और उनके बनाए मैदान ही देश के एग्रीकल्चर और आबादी का दिल हैं। और आखिर में यही जबरदस्त फिजिकल डाइवर्सिटी ही भारत की रिच बायोलॉजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी की नींव है। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है। इतनी ज्यादा विविधताओं, इतने एक्सट्रीम्स वाली ये जमीन 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को आखिर कैसे शेकल देती होगी? ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं। ये उन करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनकी संस्कृति और उनके भविष्य को तय करती है जो इस जमीन को अपना घर कहते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।